हेलो डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग जेनेटिक कोडोन के नेचर के बारे में पढ़े थे। 3 नेचर के बारे में बतलाया था मेरे बच्चों, है ना। ट्रिपलेट नेचर, यूनिवर्सल, है ना। ये सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेरे बच्चों, समझे ना। तो पिछले भी जो होता है ये ट्रिपलेट नेचर के बारे में डिस्कस किए थे, डीजेनरेसी के बारे में डिस्कस किए थे, कॉमालिस के बारे में डिस्कस किए थे मेरे बच्चों। थ्री नेचर्स के बारे में डिस्कस किया था हमने। अब चौथा जो है मेरे बच्चों वो है नॉन एम्बिगुअस। चौथा क्या है मेरे बच्चों? नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस कहने का मतलब ये होता है मेरे बच्चों कि कोई भी कोडोन एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड के लिए होता है। ऐसा नहीं कि एक कोडोन है तो वो एक से ज़्यादा एमिनो एसिड को कोड करेगा। अब जैसे यू 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 ये फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा, कभी भी वैलिन को या मिथियोनिन को या आइसोल्यूसिन को कोड नहीं कर सकता है ना। जब भी कोड करेगा तो केवल फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा। तो नॉन एम्बिगुअस कहने का मतलब ये होता है मेरे बच्चों कि कोई भी कोडोन स्पेसिफिक नेचर का होता है और वो किसी स्पेसिफिक एमिनो एसिड को ही कोड करता है, किसी दूसरे एमिनो एसिड को कोड कभी भी नहीं करेगा। तो वैसे नेचर को हम क्या कहते हैं? नॉन एम्बिगुअस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? नॉन एम्बिगुअस कहते हैं इसको हम, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे बच्चों, ईच कोडोन कोड फॉर, है ना, फॉर ओनली वन एमिनो एसिड, दैट इज कोडोन इज स्पेसिफिक टू एमिनो एसिड। कोडोन इज स्पेसिफिक टू एमिनो एसिड। कोई भी कोडोन एमिनो एसिड का स्पेसिफिक होता है वो। जैसे यू 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 सी ये कोड करेगा केवल और केवल फिनाइल एलानिन को कोड करेगा, किसी दूसरे को कोड नहीं करेगा ये, है ना। ये जो जेनेटिक कोडोन है यू 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 सी ये कोड करेगा किसको? केवल फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा, किसी और एमिनो एसिड को जैसे ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन, वैलिन ये सब को कोड नहीं करेगा वो, है ना। दूसरा जैसे इसमें ए यू यू ए यू सी ए यू ए ये जो होता है ये कोड करता है किसको? आइसोल्यूसिन को। किसको कोड करता है? आइसोल्यूसिन को कोड करता है वो, है ना। ये कभी भी ये जेनेटिक कोडोन जो है किसी दूसरे एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा। तो इसी को हम कहते हैं नॉन एम्बिगुअस या अनएम्बिगुअस, है ना। नॉन एम्बिगुअस या अनएम्बिगुअस कहते हैं इसको हम, है ना। इसे इसका एक्सेप्शन भी है, ये पहले भी बतला चुके हैं मेरे बच्चों GUG के बारे में। GUG नॉर्मली किसको कोड करता है? नॉर्मली कोड फॉर क्या होता है? वैलिन। ये वैलिन को कोड करता है। नॉर्मली किसको कोड करता है? GUG। ये GUG जो है ये नॉर्मली किसको कोड करता है? वैलिन को। लेकिन जब ये इनिशिएशन कोडोन की तरह एक्ट करता है, जब ये इनिशिएशन कोडोन की तरह एक्ट करता है तो ऑल्सो कोड फॉर क्या होगा इसमें? एन फॉर्माइल मिथियोनिन। ऑल्सो कोड फॉर एन फॉर्माइल मिथियोनिन, समझे। तो ये एक जेनेटिक कोडोन है, दो एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, तो ये नॉन एम्बिगुअस का एक्सेप्शनल कंडीशन हो गया। ये नॉन एम्बिगुअस का क्या हो गया? एक्सेप्शनल कंडीशन हो गया ये। तो ये नॉन एम्बिगुअस के बारे में सब लोग समझ गए होंगे मेरे बच्चों, है ना, कि कोडोन क्या होता है? स्पेसिफिक होता है एमिनो एसिड का। कोई भी कोडोन किसी एक पार्टिकुलर एमिनो एसिड को ही कोड करेगा, कभी भी दूसरे एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा। और ये एक्सेप्शन में एक है GUG जो नॉर्मली वैलिन को कोड करता है, बट ड्यूरिंग एक्ट एज इनिशिएशन कोडोन इट आल्सो कोड फॉर एन फॉर्माइल मिथियोनिन। समझ गए मेरे बच्चों। अब नेक्स्ट है नेचर यूनिवर्सल नेचर, है ना। यूनिवर्सल नेचर। अब यूनिवर्सल नेचर कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी जेनेटिक कोडोन जो है किसी एक पार्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड कर रहा है तो उसी एमिनो एसिड को बैक्टीरिया में भी उसी एमिनो एसिड को कोड करेगा, एनिमल्स में भी उसी एमिनो एसिड को कोड करेगा, प्लांट्स में भी उसी एमिनो एसिड को कोड करेगा। मतलब सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? उसी एमिनो एसिड को कोड करेगा। ऐसा नहीं कि कोई जेनेटिक कोडोन है तो अभी एनिमल्स में इस एमिनो एसिड को कोड कर रहा है तो प्लांट्स में दूसरे एमिनो एसिड को कोड करेगा, बैक्टीरिया में तीसरे एमिनो एसिड को कोड करेगा। ऐसा नहीं होता है। चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांट्स हो, एनिमल हो, सब में वो जेनेटिक कोडोन वो सेम ही एमिनो एसिड को कोड करेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? उसी को हम कहते हैं क्या? यूनिवर्सल नेचर। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल नेचर कहते हैं। तो यहाँ लिखे हुए हैं मेरे बच्चों, द जेनेटिक कोडोन डिटरमाइंड द same amino acid, determined the same amino acid in all organisms, same amino acid in all organisms। जैसे एग्जांपल में UGG
ये किसको कोड करता है? ट्रिप्टोफैन को। किसको कोड करता है? ये ट्रिप्टोफैन को कोड करता है इन ऑल ऑर्गेनिज्म, है ना। फिर होता है यू यू यू, ये कोड करता है किसको? फिनाइल एलानिन को। ये किसको कोड करता है? फिनाइल एलानिन को इन ऑल ऑर्गेनिज्म, है ना। तो यहाँ पर जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? यूनिवर्सल नेचर कहते हैं हम। तो ये नॉन एम्बिगुअस भी समझ गए होंगे, यूनिवर्सल नेचर भी समझ गए होंगे। अब जो है 6 नंबर पर जो है यहाँ पर नॉन ओवरलैपिंग। क्या है? नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग कहने का मतलब ये होता है कि एक कोडोन का कोई भी लेटर जो होता है दूसरे कोडोन के लिए नहीं होता है, ये, है ना। कोई भी लेटर जो होता है या एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे कोडोन के लिए नहीं होता है। कोई भी न्यूक्लियोटाइड एक पार्टिकुलर कोडोन के लिए होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? नॉन ओवरलैपिंग कहते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर इट इंडिकेट दैट नो न्यूक्लियोटाइड्स और नो लेटर ऑफ एनी कोडोन इज यूज फॉर टू कोडोन, है ना। कोई भी एक कोडोन का लेटर जो होता है किसी दूसरे कोडोन के लिए यूज नहीं होगा मेरे बच्चों। समझ गए इसको? इसको हम आगे हम समझा रहे हैं, और है ना, इसको और डायग्राम बनाकर इसको हम समझा रहे हैं लिख करके और अच्छी तरह से, है ना। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो मेरे बच्चों। अब देखना मेरे बच्चों, यहाँ पर जो है नॉन ओवरलैपिंग के बारे में बतलाए अभी लिखाए थे। देखो नॉन ओवरलैपिंग है कि नहीं? कोई भी एक कोडोन का लेटर जो होता है दूसरे कोडोन के लिए है। यहाँ पर ये देखो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सबके सब क्या है? अलग अलग है ये, है ना। ये सबके सब क्या है? अलग अलग है। ये मतलब कहीं भी ओवरलैपिंग कंडीशंस नहीं है। तो इसको जब ओवरलैपिंग कंडीशंस नहीं है तो कितना इससे एमिनो एसिड बन जाएगा? इस जेनेटिक कोडोन से एक एमिनो एसिड, इस जेनेटिक कोडोन से एक एमिनो एसिड, दूसरा एमिनो एसिड, इस जेनेटिक कोडोन से तीसरा एमिनो एसिड, इस जेनेटिक कोडोन से चौथा एमिनो एसिड। तो अगर देखो एमआरएनए है ना, ये जो होता है एमआरएनए है, इस एमआरएनए पर न्यूक्लियोटाइड्स है, नाइट्रोजिनस बेस है ये। तो टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस कितना है यहाँ पर देखना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 नाइट्रोजिनस बेस है एमआरएनए के ऊपर, और ये 12 है तो इससे कितना एमिनो एसिड बना? 1 एमिनो एसिड, 2 एमिनो एसिड, 3 एमिनो एसिड, 4 एमिनो एसिड। मतलब इससे क्या होता है कि कोडोन्स क्या है? नॉन ओवरलैपिंग है। क्या है? नॉन ओवरलैपिंग है ये, है ना। क्योंकि ओवरलैपिंग अगर रहता तो ज्यादा बन जाता, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन। कोई भी एक कोडोन का लेटर जो होता दूसरे कोडोन में है, दूसरे कोडोन के लिए है नहीं है, सब में क्या होता है? अलग अलग है। इसमें कहीं भी ओवरलैपिंग किया हुआ नहीं है। तो ये नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन में रहता है ना। नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन में रहता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बेसेस ऑन एमआरएनए कितना है? टोटल नंबर ऑफ बेसेस ऑन एमआरएनए कितना है? 12 है। और इससे कितना एमिनो एसिड बन रहा है? 4 एमिनो एसिड बन रहा है। मतलब एक एमिनो एसिड के लिए कितना बेसिस है? 3 बेसिस है। एक एमिनो एसिड के लिए कितना बेसिस है? 3 नाइट्रोजिनस बेस है। तो 3 ही तो मिलकर के एक कोडोन बनाता है ना। 3 ही नाइट्रोजिनस बेस मिलकर के, 3 ही न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक कोडोन बनाता है। इसलिए ये क्या हो गया? नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन हो गया। हमेशा याद रखना, जितना नाइट्रोजिनस बेस रहेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर करेक्ट आ गया, मान लिया कि नाइट्रोजिनस बेस की संख्या है एमआरएनए पर 33 और उससे एमिनो एसिड बन रहा है 11, तो 11 या 33, मतलब वो नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन में है ना। क्या हो गया? नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन में हो गया। तो इस तरह से याद रखना है इसको है। अब मान लिया कि नाइट्रोजिनस बेस की संख्या एमआरएनए पर क्या है? 27, और उससे जो एमिनो एसिड बन रहा है वो क्या बन रहा है? 9, मतलब वो क्या है? नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन है। अब ओवरलैपिंग कंडीशन कैसे हो सकता है, इस चीज को समझना। ये तो नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन नेचुरल जो होता है, नॉर्मली होता है, वो मैंने बतलाया। अब यहां पर देखना कि ओवरलैपिंग कंडीशन कैसे हो सकता है, जो इस बात को समझना। देखो ओवरलैपिंग कंडीशन में समझना, देखो एक तो ये हो गया। इसमें अगर ये जेनेटिक कोडोन ओवरलैपिंग कंडीशन में रहेगा, ओवरलैप्ड रहेगा, तो ये 3 मिलकर, जिस तरह से ये 3 मिलकर के एक जेनेटिक कोडोन बनाया, ये 3 मिलकर के भी एक जेनेटिक कोडोन बनाएगा, है ना। ये क्या होगा? इसमें ये 3 मिलकर के भी एक जेनेटिक कोडोन बनाएगा, ये फिर ये 3 मिलकर के भी एक जेनेटिक कोडोन बनाएगा,
फिर देखना ये 3 मिलकर करके एक जेनेटिक कोडोन बना देगा GAC, ये अगर ओवरलैपिंग कंडीशन में रहेगा तो। अब देखना ये GCU, ये 3 मिलकर के भी एक कोडोन बना देगा ओवरलैपिंग कंडीशन में। अब ये देखना CGG, ये 3 मिलकर के भी एक कोडोन बना देगा। अब ये 3 मिलकर के भी एक कोडोन बना देगा। तो ओवरलैपिंग कंडीशन इस तरह से होता है ये, है ना, कि ये 3 मिलकर के बनाया, फिर ये 3 मिलकर के, फिर ये 3 मिलकर के, फिर ये 3 मिलकर के, उसके बाद फिर ये 3 मिलकर के बना दिया, ये 3 मिलकर के बना दिया, ये 3, इस तरह से होगा। तो ओवरलैपिंग कंडीशन इस तरह से रहेगा। अगर ओवरलैपिंग कंडीशंस में रहता, जेनेटिक कोडोन अगर क्या होगा ओवरलैपिंग कंडीशंस में रहता, तो इससे कितने अमीनो एसिड बन जाते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ गए मेरे बच्चों? देखो ये क्या है, ओवरलैपिंग कंडीशन है ये ओवरलैपिंग कंडीशन हो गया। ये क्या हो गया, नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन। तो नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन रहेगा तो इस 12 नाइट्रोजनस बेस से केवल 4 एमिनो एसिड बनेगा, लेकिन ओवरलैपिंग कंडीशन रहेगा तो इस 12 से क्या हो जाएगा, इसमें 10 बन जाएगा एमिनो एसिड। क्या हो जाएगा, 10 एमिनो एसिड बन जाएगा। तो ये हो गया इसमें ओवरलैपिंग, ये कंडीशन क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गया। ये ओवरलैपिंग हो गया। और ओवरलैपिंग किसमें होता है, 5 × 174 बैक्टीरियोफेज, है ना। 5 × 174 बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, ओवरलैपिंग कंडीशन होता है। तो ये अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि इन विच ऑर्गेनिज्म जेनेटिक कोडोन अगर इन ओवरलैपिंग कंडीशंस, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 × 174 बैक्टीरियोफेज में ऐसा होता है। समझ गए मेरे बच्चों? अब देखो यहाँ पर कुछ, अब तो ये ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर कुछ हम डाटा दिए हैं, यहाँ पर कुछ क्या होता है, इसमें कंडीशंस है, ये कुछ डाटा दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एक डाटा ये दिया हुआ है, दूसरा ये है और तीसरा ये है ना, ये डाटा दिया हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ बेसेस ऑन mRNA कितना है, 30 है ना। टोटल नंबर ऑफ बेसेस ऑन mRNA कितना है, 30 है। और AS मतलब एमिनो एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड सिंथेसाइज बाय सच mRNA कितना है, 10 है। तो अब ये बतलाओ कि इस कंडीशन में कोडोन्स ओवरलैप्ड होगा या नॉन ओवरलैप्ड होगा। तो यहाँ पर 30 नाइट्रोजनस बेस है और उससे 10 एमिनो एसिड बन रहा है। तो 10 या 30, 3 से मल्टीप्लाई करना हमेशा देखना है, 3 से डिवाइड करना है। तो 10 या क्या हो जाएगा, इसमें 30 है कि नहीं है। तो ये 30 को अगर क्या होगा, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 10 आ ही जाएगा। तो 3 से डिवाइड करने पर ये एक्यूरेट आ जाए तो समझ जाना क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन है। तो ये डाटा क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है यहां पर indicate that genetic codons are non-overlapping. Non-overlapping. नॉन ओवरलैपिंग है ना। ये डाटा क्या इंडिकेट करता है कि नॉन ओवरलैपिंग है। ये समझे इसको, हमेशा 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 से डिवाइड करना है। जितना बेसिस रहेगा उसको 3 से डिवाइड कर देना है। अगर करेक्ट आ गया वो एमिनो एसिड तो समझ जाएंगे नॉन ओवरलैपिंग, अगर करेक्ट नहीं आ रहा है मतलब ओवरलैपिंग है।
अब यहां पर देखना दूसरा, टोटल नंबर ऑफ बेसेस ऑन mRNA कितना है, 24 है। कितना है, 24 है। और इससे एमिनो एसिड कितना बन रहा है, एमिनो एसिड्स, है ना, एमिनो एसिड्स सिंथेसाइज्ड बाय सच mRNA कितना है, 10 है। तो अब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, इसमें तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आना चाहिए था। 8 एमिनो एसिड अगर रहता तो नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन रहता, लेकिन यहाँ पर 10 आया है, मतलब 2 कोडोन कहीं न कहीं ओवरलैप कर रहा है, तभी 10 एमिनो एसिड बना है ना। 24 ही नाइट्रोजनस बेस है। अगर नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन रहता तो केवल 8 कोडोन का ये 8 एमिनो एसिड बनता, क्योंकि 24 नाइट्रोजनस बेसिस से 8 कोडोन बनता, 8 कोडोन से 8 एमिनो एसिड बनता, लेकिन यहाँ पर कितना बन रहा है, 10 एमिनो एसिड बन रहा है। मतलब कहीं ना कहीं 2 कोडोन क्या होता है, ओवरलैप किया हुआ है, तभी 10 बन रहा है, अदरवाइज क्या होगा, इसमें 10 बनता नहीं। तो इससे क्या इंडिकेट होता है, indicate that codons are overlapped। क्या है, ओवरलैप्ड है ये, है ना। अब यहां पर देखना, टोटल नंबर ऑफ बेसेस ऑन mRNA इंक्लूडिंग, यहां पर वर्ड लिखा हुआ है क्या, इंक्लूडिंग नॉनसेंस कोडोन, कितना है इसमें, 33, है ना। और इससे जो एमिनो एसिड बन रहा है, एमिनो एसिड सिंथेसाइज्ड बाय सच mRNA कितना बन रहा है, 11 बन रहा है। तब इसको 3 से मैं डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तब तो कहोगे कि ये क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग है, कोडोन्स क्या है, नॉन ओवरलैपिंग है। बट यहां पर ये देखना है मेरे बच्चों कि इसमें एक नॉनसेंस कोडोन भी है ना, इंक्लूडिंग लिखा हुआ है नॉनसेंस कोडोन। अब नॉनसेंस कोडोन रहेगा मेरे बच्चों, तो वो तो किसी एमिनो एसिड का सिंथेसाइज करेगा नहीं। अगर एक नॉनसेंस कोडोन अगर रह गया, तब तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 10 ही एमिनो एसिड आना चाहिए था। अगर यहाँ पर 10 एमिनो एसिड रहता, तब आंसर हो जाता क्या, नॉन ओवरलैपिंग। तब आंसर क्या हो जाता, नॉन ओवरलैपिंग। लेकिन यहाँ पर 11 दिया हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा। कोडोन्स क्या होगा इसमें, कोडोन इज क्या होगा इसमें, ओवरलैपिंग, समझे। तो यहां पर ये समझना, देखो यहां पर इंक्लूडिंग नॉनसेंस कोडोन दिया है, और नॉनसेंस कोडोन किसी एमिनो एसिड को कोड करेगा नहीं, तब उससे तो एक एमिनो एसिड नहीं बनेगा ना। तो बनना चाहिए कितना है, इससे 10 ही बनना चाहिए, है ना, क्योंकि 3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर के तो एक क्या होगा, नॉनसेंस कोडोन बना देगा। तब तो यहाँ पर सेंस कोडोन में क्या होगा, इसमें इससे जो सेंस कोडोन आएगा केवल क्या होगा, इसमें 10 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो नॉनसेंस कोडोन, देखो 33 नाइट्रोजनस बेस है, तो इससे कितना होना चाहिए, कोडोन बनना चाहिए था, 11 कोडोन बनना चाहिए था, है ना। तो 11 कोडोन तो बनेगा ही, है ना। और उस 11 कोडोन से क्या होना चाहिए था, 11 एमिनो एसिड बनना चाहिए था। लेकिन उस 11 कोडोन में एक कोडोन जो है नॉनसेंस कोडोन है, तो उस एक कोडोन से तो एमिनो एसिड बनेगा नहीं, है ना। तो इससे एमिनो एसिड कितना बन जाएगा, 10। अगर यहाँ पर 10 लिखा रहता, अगर यहाँ पर 10 लिखा रहता, तब हो जाता क्या, वो नॉन ओवरलैपिंग। तब क्या हो जाता, नॉन ओवरलैपिंग। लेकिन यहाँ 11 लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग, है ना। इसके केस में जो होगा, कोडोन्स क्या होगा, ओवरलैपिंग। ये कोडोन्स क्या हो जाएगा, यहां पर ओवरलैपिंग हो जाएगा यहां पर, है ना। तो ये हो गया, तो ये सब समझ गए होंगे इसको। तो इस तरह से डाटा दे देता है क्वेश्चन में और पूछा जाता है इस तरह से। तो सब लोग समझ गए होंगे इसके बारे में, है ना, नॉन ओवरलैपिंग के बारे में। तो इतना तक क्या हो गया, नेचर ऑफ जेनेटिक कोडोन्स। क्या हो गया मेरे बच्चों, नेचर ऑफ जेनेटिक कोडोन्स हो गया। अब कोडोन्स के बारे में कुछ और भी एक है जो कि पूछा जा सकता है, कभी कभी बैडलकी पूछ दे सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं मेरे बच्चों, है ना। यहाँ पर उबलिंग हाइपोथेसिस के बारे में बतलाएंगे, जो कि पढ़ना है, पूछता भी है उससे, है ना। इसका शॉर्ट स्ट्रेन ले लो। अब यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ पर है एच जी खुराना का वर्क है ना, हरगोविंद खुराना, है ना। देखो केमिकल मेथड जो डेवलप किया गया था, केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय एच जी खुराना,
वाज क्या होता है इसमें, इंस्ट्रूमेंटल, है ना, इन सिंथेसिस ऑफ mRNA, इन सिंथेसिस ऑफ mRNA मॉलिक्यूल विथ डिफिनिट कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, चाहे वो बेसिस होमोपोलीमर हो या कोपोलीमर हो। मतलब कहने का मतलब यह है मेरे बच्चों कि एसजी खुराना ने जो होता है इसमें डिफिनिट कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस को लिया और उससे mRNA मॉलिक्यूल्स बनाया, है ना, और उस mRNA मॉलिक्यूल से क्या होता है इसमें स्पेसिफिक एमिनो एसिड का सिंथेसिस हुआ यहाँ पर। अब जो नाइट्रोजिनस बेसिस जो लिया गया है इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस जो होता है वो होमोपोलीमर भी होता है, कोपोलीमर भी होता है। जैसे यहाँ पर जैसे देखना, इफ वन बेस केवल गुआनिन वाज टेकन, तो ये होमोपोलीमर है इसमें, है ना, केवल एक ही तरह का बेस है यहाँ पर, तो होमोपोलीमर है। इससे कितने तरह का जेनेटिक कोडोन बन सकते हैं, जब भी बनेगा इस तरह से, अगर केवल हम गुआनिन बेस को लिए हैं, है ना, लेबोरेटरी में जो होता है, लेबोरेटरी में हम केवल ये होता है इसमें, है ना, इंस्ट्रूमेंट में केवल हम गुआनिन बेसिस डालें और उसमें आरएनए सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स को डाल दिए। अब मीडियम है, कल्चर मीडियम है, उस कल्चर मीडियम में गुआनिन बेस को डालें और साथ में क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डालें, जिससे आरएनए बनता है। आरएनए किससे बनता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से बनता है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डाल दिया और बहुत सारा गुआनिन बेसिस डाल दिया। अब उस गुआनिन बेस से जो एमआरएनए बना, है ना, उस एमआरएनए में क्या होगा, केवल गुआनिन होगा, उस एमआरएनए में केवल क्या होगा, गुआनिन होगा वो। अब इससे तुम देख लो कि इसमें कितने तरह के जेनेटिक कोडोन बन सकते हैं। ओनली वन जेनेटिक कोडोन, जी 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 जी, जितना भी रहेगा तो बनेगा तो आखिर जी 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 ही ना, केवल एक ही तरह का कोडोन बनेगा। तो इससे कौन सा एमिनो एसिड बनेगा, इससे बनेगा ग्लाइसिन। क्या बनेगा, ग्लाइसिन बनेगा। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ देता है ना, कि इन द कल्चर मीडियम वी हैव टू टेकन ओनली गुआनिन बेसिस, है ना, and and also taken RNA polymerase enzyme, then which type of amino acid synthesized from this basis। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ग्लाइसिन। आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ग्लाइसिन हो जाएगा। ये समझ गए इसको। दूसरा लिए है, अगर दो बेस लिए हैं, है ना, क्या लिए इसमें, टू बेसिस। अगर टू बेसिस लिया गया कोपोलीमर साइटोसिन यूरासिल, है ना, ये क्या होता है इसमें, साइटोसिन यूरासिल लिया गया है इसमें, तो साइटोसिन यूरासिल लिया जाएगा तो अरेंजमेंट जो होगा एमआरएनए पर, जो अब ये जो साइटोसिन यूरासिल लिया गया, अब ये साइटोसिन यूरासिल साइटोसिन यूरासिल साइटोसिन यूरासिल अरेंज हो जाएगा, है ना। तो देखो साइटोसिन यूरासिल साइटोसिन यूरासिल साइटोसिन यूरासिल इस तरह से अरेंज है कि नहीं है। अब इसमें खुद ही पहचान करके देखो कि कितने तरह के कोडोन बन सकते हैं। जैसे देखो एक बनेगा CUC, दूसरा बनेगा UCU। अब इसके अलावा कोई और बन सकता है क्या, देखो CUC, फिर दूसरा बनेगा UCU। अब इधर भी देखोगे तो CUC ही हो गया, ये भी क्या हो गया, CUC ही हो गया, फिर ये क्या हो गया, UCU हो गया। अब जितना भी ले लो, कितना भी लंबा रहे, ये कितना भी नाइट्रोजिनस बेस रहेगा, कोडोन केवल यहाँ पर दो ही तरह का बनेगा, CUC UCU, है ना। तो CUC से क्या बनता है, ल्यूसीन। UCU से क्या बनता है, UCU से क्या बनता है, सेरीन। समझ गए इसको। तो अगर हम साइटोसिन यूरासिल को लेते हैं अगर कल्चर मीडियम में, तो उससे कौन सा एमिनो एसिड बनता है, ल्यूसीन एंड सेरीन। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर साइटोसिन यूरासिल को अगर हम लेते हैं, बहुत सारे नाइट्रोजन साइटोसिन यूरासिल लेते हैं, तो ये इससे जो एमआरएनए बनेगा उस एमआरएनए पर इस तरह से नाइट्रोजनस बेस का अरेंजमेंट होगा साइटोसिन यूरासिल का। अब इससे हम देख लेते हैं कि कितने तरह के कोडोन पॉसिबल हो सकते हैं, कितने तरह के कोडोन इससे पॉसिबल हो सकता है। तो CUC 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 CUC, अगर इस तरह से भी अगर करके देखोगे तो क्या होगा, UCU CUC। अगर इस तरह से भी अगर ये तीनों को भी अगर कंसीडर करके देखो तो UCU CUC UCU, तो बन तो रहा है वही ना, है ना, UCU CUC ही बन रहा है। तो ये लिखे हैं इसमें UCU CUC, तो यही बनेगा यहाँ पर। किसी भी एंगल से देख लो तो केवल CUC UCU ही बनेगा ये। तो इससे क्या बनेगा यहाँ पर, है ना, ल्यूसीन बनेगा और क्या होगा इसमें, सेरीन बनेगा। अब डिफरेंट कलर कर दिए, इससे कंफ्यूजन मत होना, देखिए सब समझ गए इसको। अगर थ्री बेसिस लेते हैं, एडेनिन साइटोसिन यूरासिल, तो अरेंज कर देंगे एडेनिन साइटोसिन यूरासिल एडेनिन साइटोसिन यूरासिल एडेनिन, है ना, इस तरह से कर देंगे हम, एडेनिन साइटोसिन यूरासिल एडेनिन साइटोसिन यूरासिल एडेनिन साइटोसिन यूरासिल एडेनिन साइटोसिन यूरासिल, इस तरह से अरेंज कर दिए। अब इससे देखते हैं कि कितने तरह के पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कोडोन्स का। तो एक तो ACU होगा ही, एक तो ACU होगा ही, दूसरा CUA हो सकता है,
है ना, CUA हो सकता है और तीसरा UAC। अब किसी भी एंगल से अगर देखो, यहां से भी देखते हैं तो CUA है ना, तो CUA यहां पर लिखे हुए हैं। अगर यहां से भी देखते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें ACU, तो ACU यहां लिखे हुए हैं। अगर इधर से भी देखते हैं तो UAC, तो UAC यहां भी लिखे हुए हैं। तो किसी भी तरीके से अगर देखोगे तो यहाँ मात्र यही 3 तरह का क्या होगा, इसमें जेनेटिक कोडोन का फॉर्मेशन होगा। किसी भी एंगल से अगर जोड़ दो, किसी भी तरीके से कहीं से भी ऐड कर लो, है ना, तो केवल क्या होगा, इसी 3 टाइप्स ऑफ कोडोन्स का फॉर्मेशन होगा। तो ACU से क्या बनेगा, थ्रियोनिन, CUA से क्या बनेगा, ल्यूसीन, है ना, UAC से क्या बनेगा, टायरोसिन। तो अगर ए दे देगा मीडियम में डाला हुआ एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल दिया हुआ है इसमें, तो इससे किस तरह का अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, थ्रियोनिन, ल्यूसीन एंड टायरोसिन हो जाएगा। तो इस तरह से और भी नाइट्रोजनस बेसिस को दे सकता है। अगर ये समझ गए होगे अच्छी तरह से, तो किसी भी तरीके से देगा वो आराम से बन जाएगा वो। तो सब लोग समझ गए होंगे इसको, एच जी खुराना का वर्क था ये, समझे इसको। शॉर्ट स्क्रीन ले लेना इसको। अब यहां पर देखना मेरे बच्चों, उबल हाइपोथेसिस है। यहां पर क्या है, उबल हाइपोथेसिस। उबलिंग मतलब होता है चेंजेज, उबलिंग मतलब क्या होता है, चेंजेज होता है। जैसा कि पहले भी बतला चुके हैं, उबलिंग बेसिस, है ना, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड पर सही सेम रहता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है इसमें UCU, है ना, UCA, UCC, UCG, ये सब के सब क्या होता है, किसको कोड करता है, ये सेरीन को कोड करता है। ये किसको कोड करता है, सेरीन को कोड करता है। तो ये जो भी डिफर है, थर्ड पोजीशन पर डिफर है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। ये थर्ड पोजीशन पर डिफर है। तो पहले ही बतला चुके हैं कि थर्ड पोजीशन पर जो बेस होता है इसको हम उबलिंग बेस कहते हैं, है ना, पहले ही बतला चुके हैं। तो उबल हाइपोथेसिस जो होता है, किसने प्रपोज किया है, क्रिक ने प्रपोज किया है। किसने प्रपोज किया है, क्रिक ने प्रपोज किया है। अब उबल हाइपोथेसिस के अनुसार क्या होता है, कोई भी कोडोन जो होता है, नॉर्मली अगर कोई कोडोन एन एंटी कोडोन रिकॉग्नाइज ओनली वन कोडोन, नॉर्मली जो होता है एक एंटी कोडोन क्या होता है, एक कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है। एक कोडोन जो होता है, एक जो होता है इसमें एंटी कोडोन एक कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बट समटाइम्स एन एंटी कोडोन किस पे प्रेजेंट होता है, ये टीआरएनए है, ये क्या है इसमें है, ये टीआरएनए है और ये एमआरएनए है। ये क्या हो गया, एमआरएनए और ये टीआरएनए। टीआरएनए पर ही क्या है, एंटीकोडोन है। ये टीआरएनए पर ही एंटीकोडोन प्रेजेंट होता है। तो अगर ये कभी कभी क्या होता है, एक से ज्यादा कोडोन को अगर रिकॉग्नाइज करता है, तो वो कोडोन जो डिफर होता है, केवल और केवल डिफर होता है किस पे, थर्ड पोजीशन पे। किस पे डिफर होता है, थर्ड पोजीशन पे डिफर होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ओबलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ओबलिंग कहते हैं। जैसे यहां पर क्या होता है, UCU है, अगर UCA रहेगा, है ना, या UCC रहेगा, या फिर क्या होता है UCG रहेगा, तो जो भी चेंजेस होगा वो किस पोजीशन पर चेंजेस हो रहा है, वो जो भी चेंजेस हो रहा है वो किस पोजीशन पे चेंजेस हो रहा है, ये केवल थर्ड पोजीशन पे चेंज हो रहा है। किस पे चेंज हो रहा है, ये थर्ड पोजीशन पर चेंज हो रहा है। तो ये एंटीकोडोन जो होता है इसमें, है ना, इधर से देखना, अगर हम काउंट करेंगे इसमें 3 देखो इधर से क्या है 5 to 3 तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इधर से करेंगे तो 5 to 3 तो क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो एंटीकोडोन पर जो टीआरएनए पर जो फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजनस बेस है वो रिकॉग्नाइज करता है किसको, है ना, थर्ड पोजीशन ऑफ कोडोन्स, थर्ड पोजीशन ऑफ कोडोन्स। क्योंकि 5 to 3 में फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा। इसका अगर हम 5 to 3 लेते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका एंटीकोडोन का फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो क्या होता है, रिकॉग्नाइज करता है किसको, नाइट्रोजनस बेस ऑफ, ये क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट ऑन थर्ड पोजीशन ऑफ कोडोन्स। समझे इसको। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना मेरे बच्चों कि जब एक से ज्यादा कभी ये एंटीकोडोन क्या होता है, एक से ज्यादा कोडोन को अगर रिकॉग्नाइज करता है तो वो कोडोन जो होता है डिफर होता है केवल और केवल किस पे डिफर होता है, थर्ड पोजीशंस पर डिफर होता है। तो इसी को हम कहते हैं उबल हाइपोथेसिस। और ये भी याद रखना यहाँ पर कि टीआरएनए पर जो होता है, टीआरएनए के एंटीकोडोन में फर्स्ट पोजीशन पर जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या होता है, रिकॉग्नाइज करता है किसको, थर्ड पोजीशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑफ कोडोन्स। क्योंकि इधर से देखेंगे तो ये थर्ड पे आएगा, इसमें इधर से देखेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट पे आएगा। ये समझे इसको। तो इसी को हम क्या कहते हैं, उबल हाइपोथेसिस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं,
उबल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो उबलिंग मतलब होता है चेंजेज, उबलिंग मतलब क्या होता है, चेंजेज होता है। तो ये चेंजेज क्या होगा, इसमें थर्ड पोजीशंस पे हुआ, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, उबल हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, उबल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये हो गया यहाँ तक के जेनेटिक कोडोन्स के बारे में, है ना। अब जेनेटिक कोडोन्स के बारे में और भी माइटोकॉन्ड्रिया में अलग अलग टाइप का जेनेटिक कोडोन्स होता है, बट वो सब नीट में पूछने के लिए उतना जाता नहीं है वो, है ना। जितना बतला दिए हैं ये एनफ है जेनेटिक कोडोन में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नीट में नहीं पूछेगा, समझे मेरे बच्चों। तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लेना मेरे बच्चों। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बच्चों। थोड़ा सा वीडियो देखो बच्चों, अभी थोड़ा सा कम ड्यूरेशन का वीडियो दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा घर से जो आए हैं, धन्यवाद, थोड़ा वायरल फीवर हो गया है, तो वीकनेस ज़्यादा है, ज़्यादा देर तक क्या होता है, खड़ा नहीं रह पाते हैं उतना देर, इसलिए थोड़ा सा कम ड्यूरेशन का। जैसे ही तबीयत 1-2 दिन में ठीक होता है, दवाई ले रहे हैं, है ना, 1-2 दिन ठीक होता है, फिर 1-1.25 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो बना करके हम प्रोवाइड करते रहेंगे मेरे बच्चों, है ना। ओके बच्चों, टेक केयर।